स्टोरी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और टून्स लोग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बसंतपुर नामक एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके परिवार में उसके साथ उसके बूढ़े माता पिता रहते थे। मोहन के परिवार इतना निर्धन था कि नहीं उसके पास जमीन थी, नहीं जीवन यापन का कोई अस्थायी साधन। मोहन सुबह से शाम तक दूसरे के खेतों में मजदूरी करके अपने परिवार का गुजर बसर करता था। ये देख उसके माता पिता बहुत परेशान रहते थे। बेटा मोहन, आज भी तू सूरज निकलने से पहले ही काम पर चला गया था और अब लौटा है। इस बूढ़ी उम्र में तेरी इस हालत को देखकर मेरा दिल टूट जाता है। सच कह रहे हैं पिताजी, हम दोनों तो अब बोझ बन गए हैं। ना हमारे पास अपनी छत है, न खेत, न ही कोई संपत्ति। सिर्फ इस लाठी की जरूरत है जिसके सहारे चलते हैं। बाबूजी, माँ, आप ऐसा मत कहिए। आपका आशीर्वाद ही तो मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। देखिए ना, आज सेठ जी ने थोड़ा अतिरिक्त अनाज दिया है। कल बाजार जाकर आपके लिए गुड़ ले आऊंगा। मोहन के शब्दों में मिठास थी, लेकिन वो जानता था कि उसकी मजदूरी से सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही जुट पाती है। मोहन बेटा, याद है तुझे? तेरे पिताजी के पास भी एक छोटा सा खेत था। सूखे ने सब लील लिया, लेकिन हमने कभी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि भगवान उनकी रक्षा करते हैं जो ईमानदारी से जीते हैं और दूसरों का अहित नहीं चाहते। तेरी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। एक दिन ये दिया पूरे घर को रोशन करेगा। माँ, आप सही कहती हैं। मैंने एक कहावत सुनी है, पहाड़ भले ही ऊंचा हो, रास्ता मिल ही जाता है। मैं सिर्फ मेहनत करता रहूंगा, समय सब ठीक कर देगा। अगले दिन मोहन सेठ हरि नारायण के खेत पर काम कर रहा था। ये खेत गांव के बाहर था, जहां एक पुराना घना बरगद का पेड़ यात्रियों को छांव देता था। आज सेठ स्वयं उसी पेड़ के नीचे बैठे थे, लेकिन उनका ध्यान खेत पर नहीं था। प्रणाम सेठ जी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ी चिंता आपको घेरे हुई है। अगर मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति से कोई सहायता हो सके तो आदेश कीजिए। तू क्या मेरी मदद करेगा? जिसके पास अपने लिए 2 वक्त की रोटी जुटाने के सिवा कोई चारा न हो, वो दूसरे की समस्या क्या समझेगा? जा, अपना काम कर। सेठ जी, गरीबी भाग्य का खेल हो सकती है, लेकिन इंसान की सोच और इरादों पर उसका कोई वश नहीं। एक छोटा सा दिया भी अंधेरे को भगा सकता है। कभी कभी बाहर से साधारण दिखने वाले लोग ही असाधारण उपाय सोच पाते हैं। तेरे बोली में तेरी उम्र से ज्यादा समझदारी है बेटा। तू इतनी मुसीबतों में भी कैसे इतना सकारात्मक रहता है? सेठ जी, मेरे पिता कहते हैं, जीवन बारिश के मौसम की तरह है। कभी धूप, कभी छांव, कभी तूफान, लेकिन हर तूफान के बाद धूप जरूर निकलती है। बस धैर्य और मेहनत का छत्र अपने ऊपर बनाए रखना होता है। मोहन की बातों ने हरि नारायण के मन को छू लिया। उन्होंने गहरी सांस ली और अपनी समस्या खोलकर रख दी। देख बेटा, ये खेत मेरे दादा परदादा की मेहनत का फल है, लेकिन पिछले साल मेरे दाहिने हाथ जैसे 2 लोग, माधव और उसका बेटा करण, ने षड्यंत्र रचा। उन्होंने नकली कागजात बनवाकर गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों को अपने पक्ष में कर लिया और दावा कर दिया कि ये जमीन का एक हिस्सा उनके पुरखों का है। अब वे इसी खेत के उस कोने पर कब्जा करके खेती भी करने लगे हैं। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लड़ाई लड़ने की ताकत नहीं रही। सेठ जी, कानून का रास्ता लंबा है और जैसा आप कह रहे हैं, सामने वाले प्रभावशाली हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि उनकी ताकत ही उनकी कमजोरी बन सकती है? क्या मतलब? देखिए, ऐसे लोग अक्सर घमंडी होते हैं और छोटे लोगों को कम आंकते हैं। अगर कोई उनकी तारीफ करे, उनके घमंड को और भी भड़काए, तो वे सतर्कता खो देते हैं। उन्हें लगने लगता है कि उनसे कोई खतरा नहीं। फिर अगर उनके सामने ऐसी स्थिति पैदा हो जाए जहां उनका भय उनकी जुबान खुलवा दे, तो सच सामने आ सकता है। तू कुछ योजना बना रहा है? जी सेठ जी, मुझे आपकी अनुमति चाहिए और आपके विश्वास की। मैं खुद उनके पास जाऊंगा, उनका विश्वास जीतूंगा और फिर एक नाटक रचूंगा।
लेकिन इसके लिए आपको भी कुछ करना होगा। ठीक है मोहन, तू जो कहेगा मैं वैसा ही करूँगा। अगले सप्ताह मोहन ने हरि नारायण के यहाँ काम छोड़ दिया और माधव और करण के दरवाजे पर पहुँच गया। नमस्ते सेठ जी, मैं एक मेहनती मजदूर हूँ। सुना है आपके यहाँ अच्छे हाथों की ज़रूरत है। तू कौन है और तुझे किसने भेजा है? सेठ जी, मैं पड़ोस के गांव से हूँ। मेरा नाम मोहन है। मैंने सुना है कि सुखपुर के सबसे बड़े और उदार जमींदार माधव सेठ और उनके सुपुत्र यही रहते हैं। मैंने सोचा अगर कहीं अच्छी मजदूरी और इंसाफ मिल सकता है तो बस यही। ठीक है, लेकिन तुझे काम आता क्या है? सेठ जी, खेत की हर कला आती है। जुताई, बुआई, सिंचाई, कटाई। मैं दिन में 10 आदमियों के बराबर काम कर सकता हूँ और मेरी मजदूरी भी वैसी ही चाहिए। हिम्मत तो देखो। ठीक है, एक मौका देते हैं। कल सुबह 5 बजे खेत पर पहुंच जाना। जो हिस्सा नदी के किनारे है वहां काम शुरू करना। मोहन जानता था कि यही वो हिस्सा है जिस पर हरि नारायण का दावा था। उसने सिर झुकाया और चला गया। अगले कुछ दिनों में मोहन ने इतनी लगन और ईमानदारी से काम किया कि माधव और करण दोनों हैरान रह गए। वो सबसे पहले आता, सबसे बाद में जाता और खेत को अपने बच्चे की तरह संभालता। एक शाम करण ने अपने पिता से कहा, पिताजी, ये मोहन सोने जैसा मजदूर है। इसने उस ऊसर जमीन को भी हरा भरा कर दिया है जहां कुछ नहीं होता था। हाँ, बिल्कुल सही है करण। और देखा है, ये कभी बेकार की बातें नहीं करता, ना ही दूसरों की चुगलियां, बस काम में लगा रहता है। मोहन ने अब पूरा विश्वास जीत लिया था। एक दिन उसने हरि नारायण को गुप्त रूप से एक संदेश भेजा। योजना अमल में लाने का समय आ गया था। एक अंधेरी रात जब पूरा गांव सो रहा था, मोहन ने माधव के कब्जे वाले खेत के एक कोने में एक गहरा गड्ढा खोदा। उसमें उसने पुराने जानवरों की हड्डियों का ढांचा और कुछ फटे पुराने कपड़े डाल दिए। फिर उसने गड्ढा फिर से भर दिया और वहां से चला गया। अगली सुबह मोहन ने माधव और करण को बताया कि उसने खेत में एक अजीब चीज देखी है, जैसे कोई पुराना दफन स्थान। पहले तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मोहन ने बार बार जोर दिया कि ये अशुभ लग रहा है। आखिरकार दोपहर में तीनों उस स्थान पर पहुंचे। सेठ जी, देखिए, यहाँ की मिट्टी ढीली है और मुझे कल रात यहाँ एक अजीब सी आवाज भी सुनाई दी थी। चलो खोद कर देखते हैं। जैसे ही वे खोदने लगे, हड्डियां दिखाई दी। मोहन ने नाटकीय ढंग से चिल्लाते बोला, हाय, ये तो इंसान की हड्डियां लगती हैं। सेठ जी, यहाँ कभी हत्या तो नहीं हुई? क्या? ये कैसे हो सकता है? ये जमीन तो हमारी है। हमें कुछ नहीं पता। तभी पूर्व नियोजित संकेत के अनुसार हरि नारायण गांव के मुखिया और कुछ अन्य सम्मानित बुजुर्गों के साथ वहां आ पहुंचे, मानो संयोग से वहां से गुजर रहे हों। क्या हुआ? ये कोलाहल क्यों है? सेठ जी, यहाँ हड्डियां मिली हैं। भयानक बात है। माधव, ये क्या मामला है? तुम्हारे खेत में ये क्या दफन है? मुखिया जी, हमें कुछ नहीं पता। ये जमीन असल में ये जमीन हमारी नहीं है। ये हरि नारायण चाचा की जमीन है। हमने बस कागजों में हेर फेर करवा ली थी। हमें माफ कर दो, हम ये जमीन छोड़ देते हैं। किसी की हत्या नहीं की हमने। वहां सन्नाटा छा गया। गांव के बुजुर्गों के सामने उनका अपना ही बेटा सच बोल चुका था। माधव ने शर्म से सिर झुका लिया। तभी मुखिया जी बोले, तो यही सच्चाई थी। माधव, करण, तुमने गांव की शांति भंग की है और एक बुजुर्ग का हक छीना है। तुम्हें हरिनारायण से माफ़ी मांगनी होगी और सारे गलत कागजात तुरंत नष्ट करने होंगे, नहीं तो गांव की पंचायत तुम्हें यहाँ से निकाल देगी। उस घटना के बाद हरि नारायण की जमीन पूरी तरह उन्हें वापस मिल गई। माधव और करण ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। 1 महीने बाद हरि नारायण ने एक घोषणा की, भाइयों और बहनों, आप सभी के सामने मैं एक वादा पूरा करना चाहता हूँ। इस बच्चे मोहन ने न सिर्फ मेरी जमीन बचाई, बल्कि मुझे विश्वास दिलाया कि ईमानदारी और बुद्धिमानी की कोई उम्र नहीं होती। इसलिए मैं अपनी जमीन के उस हिस्से का जो नदी के किनारे है और जिसे उसने अपनी मेहनत से उपजाऊ बनाया, कानूनी मालिक मोहन को बनाता हूँ। वहां सभी लोग ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई।
सेठ जी, ये बहुत ज़्यादा है। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया। नहीं बेटा, ये तेरा हक है और ये तो सिर्फ शुरुआत है। मैं चाहता हूँ कि तू अपने माता पिता के लिए एक अच्छा मकान बनवाए। उसके लिए लकड़ी, ईंट सब कुछ मैं दूंगा और तू मेरे साथ मिलकर इस जमीन पर नई फसलों की खेती शुरू करेगा। हम साझेदार बनेंगे। समय बीतता गया। मोहन की मेहनत और हरिनारायण के मार्गदर्शन ने नदी किनारे की जमीन को गांव का सबसे उपजाऊ टुकड़ा बना दिया। मोहन ने अपने लिए एक पक्का मकान बनवाया। उसकी कहानी गांव-गांव में मेहनत के जादूगर के रूप में फैल गई। एक शाम उसी बरगद के पेड़ के नीचे मोहन अपने माता पिता के साथ बैठा था। तभी उसकी माँ बोली, देखा बेटा, मैंने कहा था ना, ये दिया कभी पूरे घर को रोशन करेगा। तेरी ईमानदारी ने ही ये सब संभव किया। आज मुझे लगता है मेरी पीठ का दर्द भी कम हो गया है। मेरा बेटा सिर्फ मेरा ही नहीं, पूरे गांव का गर्व बन गया है। बाबूजी, माँ, ये रोशनी और भी फैलेगी। मैं सोच रहा हूँ कि अगले साल हम एक छोटा सा स्कूल शुरू करें ताकि गांव के बच्चे भी पढ़ लिख सकें। सेठ हरिनारायण भी इसके लिए राजी हैं। इस तरह बसंतपुर गांव में एक नई कहानी की शुरुआत हुई। एक ऐसी कहानी की नींव मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने की भावना पर रखी गई थी। हेलो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो जल्दी से टून्स लोग को सब्सक्राइब करो और घंटी भी दबा दो।